Assalamualaikum class. Today topic is a transcription. Transcription किसे कहते हैं कि synthesis of RNA from the DNA is called a transcription. अगर जो DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. इसमें जो है वो RNA अगर देखी जाए तो तीन तरह के जो है वो RNA होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ RNA होती हैं. एक मैसेंजर RNA है, दूसरे को क्या कहते हैं ट्रांसफर RNA, और जो थर्ड वन है उसको राइबोसोमल RNA कहा जाता है. तो ये जो तीनों टाइप के जो RNA है इनकी सिंथेसिस में डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. इन एंजाइम्स को देख लेते हैं. जो पहला एंजाइम है इसको RNA पॉलीमरेज 1 कहते हैं. RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करता है. न्यूक्लियस को याद हो, लास्ट लेक्चर्स में देखा था, इस क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता उसको न्यूक्लियस कहा जाता है. ठीक है, जहाँ पे जो है वो एक्टिव क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो है वो राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है. इस वजह से जो RNA पॉलीमरेज 1 है वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम है उसको कहते हैं RNA पॉलीमरेज 2. RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये मैसेंजर RNA की सिंथेसिस करता है. इसके बाद जो है नेक्स्ट जो एंजाइम है उसको कहते हैं RNA पॉलीमरेज 3, और RNA पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ट्रांसफर RNA की सिंथेसिस करता है. अगर ट्रांसक्रिप्शन को देखा जाए तो ये इसके भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. 3 स्टेप्स हैं. इन 3 स्टेप्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होती है. पहला जो स्टेप है इसको कहते हैं इनिशिएशन, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, या ये कह सकते हो कि RNA की सिंथेसिस जब स्टार्ट होती है इसको इनिशिएशन कहते हैं. और उसके बाद जब अमीनो एसिड्स जब इसके अंदर जो है वो अटैचमेंट होती है बेसिस की तो इसको एलोंगेशन कहते हैं. एलोंगेशन के बाद जो है वो टर्मिनेशन है, और टर्मिनेशन जो है वो लास्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन है. ठीक है जी, इस पहला जो स्टेप है इसको इनिशिएशन कहते हैं. इनिशिएशन किस तरीके से होती है, डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि डबल स्ट्रैंडेड DNA है 5 to 3 और 3' to 5'. इसमें एक स्टार्ट पॉइंट होता है जहाँ से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है, और एक स्टॉप पॉइंट है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ने एंड होना होता है. स्टॉप पॉइंट कब आता है या स्टॉप साइड कहाँ आती है, जब जो है वो नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, नॉन कोडिंग कोडोन्स जब आ जाते हैं तो तब जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है. स्टार्ट पॉइंट जो है इसको जो स्टार्ट पॉइंट है इसको प्रोमोटर साइट कहते हैं. प्रोमोटर साइट पे जो है वो एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है. ये शॉर्ट जो है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जिनको टाटा बॉक्स कहा जाता है. टाटा बॉक्स को जो है वो टाटा बॉक्स बाइंडिंग एक कम्प्लेक्स होती है प्रोटीन्स का, जो कि इनको इस कम्प्लेक्स को जो है रिकॉग्नाइज करती हैं. टाटा बॉक्स जो ये सीक्वेंस है प्रोमोटर के पास, इनको जो है जो प्रोटीन्स इसको रिकॉग्नाइज करती हैं इनको टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन्स कहा जाता है. जब डबल स्ट्रैंडेड DNA क्लोज होता है तो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको क्लोज कहते हैं, क्लोज कम्प्लेक्स कहेंगे. लेकिन जब डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कन्वर्ट होता है तो इसको ओपन कम्प्लेक्स कहा जाता है. ठीक है जी, अब क्या होता है कि जो टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं जब इन टाटा बॉक्स को फाइंड आउट कर लेती हैं उसके बाद क्या होगा कि इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है. ये याद रहे कि जो स्टार्ट साइट है उसके आगे से जो है वो जीन्स प्रेजेंट हैं जिनको रीड करके जो है वो RNA की सिंथेसिस हो रही होती है. ठीक है जी, इसके बाद क्या होता है कि इनिशिएशन स्टार्ट होती किस तरीके से है, जब प्रोमोटर साइड पे आके जो DNA पॉलीमरेज है वो अटैच होता है. अटैच होने के बाद ये तब तक अपना वर्क स्टार्ट नहीं करता जब तक इसके साइड से सिग्मा फैक्टर को हटा ना दिया जाए. ठीक है, अब क्या होता है कि DNA आप ये कंसीडर कर लें कि जो DNA पॉलीमरेज है वो एक एज अ मार्कर है. मार्कर के ऊपर जैसे हम कैप देते हैं तो मार्कर जो है वो तब तक वर्क नहीं करती है, लेकिन जैसे ही जो है हम मार्कर का कैप हटा देते हैं तो जो है वो मार्कर जो है वो चलना स्टार्ट कर देती है या हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सेम इसी तरीके से क्या होता है कि जो DNA पॉलीमरेज जो है उसके ऊपर जो है वो ऐसे सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है, स्टॉप करती है. जैसे ही सिग्मा फैक्टर को जो हटा दिया जाता है तो जो DNA पॉलीमरेज है वो RNA की सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है जी,
तो क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट के बाद जो जीन्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यूक्लियो आरएनए से रिलेटेड जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं उनको अटैच किया जाएगा, अटैच किया जाता है। ठीक है जी, अटैच होती जाती हैं तो इस तरीके से क्या होता है, इलोंगेशन होती जाती है आरएनए की स्ट्रैंड की, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस होती जाती है। इसके अंदर जो बेसिस इन्वॉल्व होती हैं जो जिनकी अटैचमेंट होगी और आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो इलोंगेट होता जाएगा, उसमें बेसिस आ जाती हैं एटीपी है, जीटीपी है, यूटीपी है, ठीक है, सीटीपी है। ठीक है, एटीपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट है और जीटीपी स्टैंड फॉर गुआनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट है और यूटीपी स्टैंड फॉर द यूरिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट है और जो 4 बेस है वो है साइटिडीन 5 ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसमें जो 4 बेसेस होती हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन होती हैं, लेकिन जो जब आरएनए का स्ट्रैंड बनता है तब क्या होगा कि थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो यही जो बेसिस हैं जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है तो यही जो बेसिस हैं ये अटैच होती जाएंगी, जिनको डीएनए पॉलीमरेज अटैच करता है और अटैच करने के बाद फिर आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। अब टर्मिनेशन जो है वो किस तरीके से होती है, जब नॉन कोडिंग रीजन आ जाता है, नॉन कोडिंग जब सीक्वेंस आता है या आप ये कह सकते हैं कि स्टॉप कोडोन जब आ जाता है तो तब जो है वो टर्मिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब जो टर्मिनेशन है या ये भी हो सकता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज है जब ये डी अटैच होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए से तो तब जो है वो टर्मिनेशन हो जाती है। अब जो टर्मिनेशन है इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है रो इंडिपेंडेंट और दूसरा है रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि इसमें जो टर्मिनेशन सीक्वेंस है वो इन्वॉल्व होता है। टर्मिनेशन सीक्वेंस इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कहा जा सकता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कौन सा सीक्वेंस है, जीसीसी एजी, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये स्टॉप सीक्वेंस है। जैसे ही ये सीक्वेंस आएगा तो टर्मिनेशन हो जाती है या सिंथेसिस ऑफ आरएनए जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है रो डिपेंडेंट। रो जो है वो एक फैक्टर है जो कि टर्मिनेशन का बायस बनता है, जिसको पी फैक्टर भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्टिव होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए, तब जो है वो रो जो डिपेंडेंट या जो सिग्मा फैक्टर है, जो रो फैक्टर है वो इसके साथ पैरेलल जो है वो मूव कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। जैसे ही जो है पी फैक्टर या जो रो फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज को मीट करता है या उसके साथ मिलता है, जाके उसको डीएनए की जो स्टैंड है उसे डी अटैच कर देता है, उसको सेपरेट कर देता है। ठीक है, जैसे उसको सेपरेट करेगा तो उसके साथ ही जो है वो आरएनए की सिंथेसिस भी स्टॉप हो जाती है। ठीक है जी, अब ये नेक्स्ट जो है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। ये जो टर्मिनेशन है यहाँ तक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मीन जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। स्टार्ट होना, इलोंगेशन होना आरएनए का और उसके बाद स्टॉप हो जाना ट्रांसक्रिप्शन का। जो पहला स्ट्रैंड बनता है, जो प्राइमरी जो आरएनए बनता है, जो स्ट्रैंड बनता है आरएनए का उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। अब इसके अंदर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको ये जो रीजन है जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इसको प्री मैसेंजर आरएनए भी कहा जा सकता है। प्री मैसेंजर आरएनए मीन के बिफोर द मेच्योर मैसेंजर आरएनए या मेच्योर आरएनए। ठीक है जी, अब इसमें जो 2 रीजन्स होते हैं, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें 2 रीजन होते हैं। एक कोडिंग रीजन होता है जिसको एक्सोन कहते हैं, जो एक्सोन है वो नॉन कोडिंग रीजन होता है और जो इंट्रोन है वो कोडिंग रीजन होते हैं। तो फिर क्या होगा कि इन प्री मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है मैसेंजर आरएनए के अंदर। मैसेंजर आरएनए के अंदर जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें से जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं उनको रिमूव करके जो कोडिंग रीजन होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोडिंग रीजन को रिमूव करके और नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करके और जो कोडिंग रीजन है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द आरएनए स्प्लाइसिंग।
ठीक है। इसके बाद जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो इसकी फिर आरएनए की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब चूँकि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो वही बात है, जो आरएनए है उसको ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आराम से साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर जाता है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसके अंदर फिर जो मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वहाँ से जब वहाँ न्यूक्लियस के अंदर जब आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है तो यही जो मैसेंजर आरएनए है ये बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है और वहाँ जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो जो यूकैरियोट्स है जब इसने जर्नी करना, सफ़र करना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, तो फिर क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है उसके फाइव साइड पे जो है स्टैंड के 5 साइड पे जो है वो कैप लगती है, और जो 3 साइड है वहाँ पे जो है वो टेल अटैच कर दी जाती है। अभी ऐसा क्यों होता है, कैप एंड टेल का कंसेप्ट क्यों है या कैप एंड टेल क्यों लगाई जाती है, ताकि जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो महफूज रहे, इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिसअपेयर ना हो, या रास्ते में कोई जो न्यूक्लियस एंजाइम है या ऐसे एंजाइम्स जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं, इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग्स हैं उनको तोड़ सकते हैं, वो एंजाइम जो है वो अपना वर्क ना करें, ये जो आरएनए का स्टैंड है उसको डिस्टर्ब ना करें। इस वजह से जो स्ट्रैंड होता है मैसेंजर आरएनए का उसके ऊपर कैप एंड टेल लगा दी जाती है। दोनों साइड पे एक साइड पे कैप और दूसरी साइड पे जो है वो टेल लगा दी जाती है। जो कैप होती है उसको 7 मेथाइल जीटीपी, और जो 3 पे जो है 3 साइड पे जो टेल लगती है उसको पॉली ए टेल कहते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।